हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण जोशी क्लासेस में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की, उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमने इतिहास के सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद भूगोल के 3 चैप्टर की वीडियो मैं ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ। ठीक है, तो टोटल 3 वीडियो हमने क्या कर रखी, चैनल पर अपलोड कर दी है सामाजिक से संबंधित, और ये चौथी वीडियो आपकी चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। ये है चौथी वीडियो। और इसी वीडियो में क्या है, आपको चैप्टर 4 से आगे के क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू के। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इसी के साथ निश्चित उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु, इन सभी की भी वीडियो के माध्यम से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, जिसको आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। ठीक है, सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है, तो भैया बताना है। तो सीधी सी बात है, सीढ़ीदार खेती वहाँ होती है जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होता है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होती है, सीढ़ीदार या सोपानी खेती होती है। तो सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है, आपका दो जगह होती है। एक होती है हरियाणा, नहीं सॉरी, एक होती है उत्तराखंड और एक होती है हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ दोनों जगह क्या पहाड़ी क्षेत्र है ये। तो इन दोनों में क्या होता है, आपका आपकी जो सीढ़ीदार खेती की जाती है, क्या सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, उत्तराखंड। ठीक हो गया, उत्तराखंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। ठीक है, इनमें से कौन सी रबी की फसल, तो रबी की फसल क्या है, रबी की फसल है आपकी चना। क्या है, चना रबी की फसल है। ठीक है, चना क्या है, रबी की फसल है। चना रबी की फसल है। क्लियर है, ऑप्शन मैंने टिक कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, रबी की फसल चना है। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, निम्न इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। एक फलीदार फसल है। फलीदार फसल क्या होती है, जिनमें फली लगती है। तो फली किसमें लगती है, दालें जितनी भी होती है सभी क्या होती है, फलीदार फसल हैं। दालें, दालें सब फलियों में लगती हैं। ठीक है, तो दालें क्या है, फलीदार फसल। ठीक हो गया, इसकी क्या होती है, फली होती है। उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है। तो जायद की फसल कौन सी, देखो चावल है, वो है आपकी खरीफ की फसल। मक्का बाजरा है, ये है रबी की फसल। ठीक है, तो तरबूज बचा, तरबूज हमारा क्या है, जायद की फसल। ठीक है, तरबूज क्या है, जायद की फसल। ठीक है, आप लोग जैसे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साथ साथ एक कॉपी लेके बैठिए। साथ में क्या, मेरे आंसर बताने से पहले जब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो उसी टाइम क्या करना है, आपने आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और अगर संभव हो तो अगर कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट कर लीजिए मुझे। ठीक है, दोनों में से कोई भी काम कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। सारा काम है आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अच्छे से एक कॉपी और पेन लेके बैठना है मेरे साथ, और साथ के साथ आपने क्या करना है, जितने क्वेश्चन आपको आ जाते हैं उनको अपने टिक करते हुए चलते रहना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंत तक आपको काफ़ी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। ठीक है, और उम्मीद मेरे को यह है कि इस वीडियो को आपको दोबारा देखने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं इसमें, तो आपको क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए आराम से, और उसके बाद आंसर दे दीजिए। ठीक है, आंसर नोट कर लीजिए, अपना लिख लीजिए पहले। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेंगे आप दोबारा, मैं आंसर बता रहा हूँ साथ के साथ। और अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपना नॉलेज खुद चेक करना है, अपना टेस्ट खुद देना है, आपने अपनी कॉपी खुद चेक करनी है आपने साथ के साथ। ठीक है, मैं यहाँ से आंसर बताता हुआ जाऊँगा, क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ, आंसर बताता जा रहा हूँ, आपने क्या करना है, साथ के साथ मेरे आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है। ठीक है, रेशेदार फसल बोली है। ठीक है, कौन सी, रेशेदार। रेशेदार फसल क्या होती है बताना है हमें। तो रेशेदार, गेहूं में रेशा नहीं होता, ज्वार में रेशा नहीं होता, तिल में भी रेशा नहीं होता, तो रेशा किस में होता है, कपास में होता है। रेशे से कपड़े बनते हैं, तो कपास से कपड़े बनते हैं, आप जानते हैं ना। तो ये क्या है, इसका आंसर, रेशेदार फसल कौन सी है, कपास। ठीक है, रेशेदार फसल कौन सी है, कपास है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को। ठीक है, किसको कहा जाता है, जूट को। जूट में रेशा पाया जाता है। कपास सफेद रेशा होता है, कपास का रेशा क्या होता है, सफेद होता है, और जूट का कैसा होता है, सुनहरा होता है, पीले रंग का कह सकते हैं। ठीक है, तो सुनहरा रेशा किसे कहता है, जूट कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, जूट की रस्सी आती है मार्केट में। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं जूट का रेशा। ठीक है, काफ़ी मोटे होते हैं उसके, रेशे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जूट का रेशा, जूट जूट की रस्सी कहते हैं उसे। ठीक है, जूट जूट का सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। अब देखिए आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। अगला है,
क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है, खरीफ की नहीं है, ठीक है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं? गेहूं क्या है? खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। जो गेहूं है वो क्या है? खरीफ की फसल नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? चावल, मक्का और मूंगफली किसकी है? खरीफ की फसल है, ठीक है। ये तीनों खरीफ की फसल है। सिर्फ गेहूं क्या है? रबी की फसल है, ठीक है। गेहूं रबी की फसल है, ठीक है। गेहूं किसकी फसल है? रबी की फसल है। और बाकी क्या अब इसने पूछा क्या? खरीफ की नहीं है, तो खरीफ की नहीं है, कौन नहीं है? खरीफ की, गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब इसमें क्या है ना, सामाजिक में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कहीं से भी पूछ सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेने हैं, इनको तैयार कर लेना है, ठीक है। वैसे भी मैंने कुछ ही क्वेश्चन चुने हैं हर चैप्टर से, जो आपके बोर्ड के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सारे नहीं है। कृत्रिम दहन प्रणाली कृषि को इंडोनेशिया में कहा जाता है, ठीक है। कृत्रिम दहन प्रणाली, कृषि प्रणाली को इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है बताना है आपको, ठीक है। तो क्या कहा जाता है वहाँ? कहा था लदांग। क्या कहा जाता है? लदांग कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? लदांग, ठीक है। क्या कहा जाता है? लदांग कहा जाता है वहाँ, कहाँ पर? इंडोनेशिया में, ठीक है। कृतन दहन प्रणाली को, ठीक है, लदांग कहा जाएगा। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रमुख चाय, एक मिनट, भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य का नाम बताइए, ठीक है। प्रमुख चाय उत्पादक राज्य का नाम क्या है भारत के? ये है आपका सबसे ज़्यादा कहाँ है चाय उत्पादक राज्य है? तो चाय उत्पादक राज्य हमारा आसाम, ठीक है। क्या है? आसाम। सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? आसाम है हमारा, असम, ठीक है। असम में क्या है? सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और ये आपका मैप में भी पूछा जाता है, तो मैप कहाँ है आपको बता रखा है मैंने, मैप में भी बता रखा है असम कहाँ पड़ता है, तो वहाँ आपने टिक लगा रखा है मैंने इसका, ठीक है। कई बार जब पूछ लेता दो मुख्य प्रमुख चाय उत्पादक राज्य या चाय उत्पादक राज्य, तो क्या हो जाएगा? आसाम, सिक्किम, उत्तराखंड, मैंने 3 लगवा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है, ठीक। आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, किस फसल का भारत प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है, ठीक है। उत्पादक और निर्यातक देश है, ठीक है। किसका? तो सबसे ज्यादा उत्पादक और निर्यातक देश किसका है? भारत। भारत है आपका चाय का, ठीक है। चाय का उत्पादक देश है। सबसे बड़ा निर्यातक किसका है? उत्पादक भी है और निर्यातक भी। किसका? चाय का। चाय सबसे ज्यादा क्या होती है? भारत में होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है? भारत में होती है। ये हो गया। आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात निर्यातक भारत नहीं है, ठीक है। किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, ठीक है। निर्यात नहीं करता है भारत। तो इसका जो आंसर है वो है उर्वरक। भारत उर्वरक का निर्यात नहीं करता है, ठीक है। उर्वरक का निर्यात नहीं करता भारत, ठीक हो गया। किस वस्तु का निर्यातक नहीं है भारत, ठीक है। भारत नहीं है। किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है, तो वो है उर्वरक। उर्वरक का निर्यात नहीं होता, ठीक है। उर्वरक का निर्यात नहीं होता भारत से बाहर। बाकी कॉफ़ी का होता है, तंबाकू का होता है, चाय का भी निर्यात करता है भारत, लेकिन उर्वरक का निर्यात नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है, ठीक है। निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? जीवाश्म ईंधन बताना है। देखो, बेरियम, कोयला, जिरकॉन और यूरेनियम, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर है आपका। चैप्टर का नाम बता देता हूँ मैं, और जिन बच्चों को पता है वो वीडियो को जल्दी से पॉज करके मेरे को बताइए, ठीक है। चैप्टर का नाम है आपका चैप्टर 6 आ गया है, ठीक है। चैप्टर 6 है विनिर्माण उद्योग, ठीक है। क्या नाम है? विनिर्माण उद्योग। अच्छा नहीं, सॉरी, एक मिनट, कौन सा निम्नलिखित खनिजों में हाँ, ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ठीक है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित खनिजों में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन है कोयला। कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तेल उत्पादक राज्य है भारत का सबसे पुराना, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं, गुजरात, राजस्थान, असम, बिहार, ठीक है। सबसे पुराना ये पूछा गया, सबसे पुराना राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या है? सबसे पुराना जो तेल उत्पादक राज्य है वो है आसाम हमारा, ठीक है। कौन सा है? असम है। असम में क्या होता है?
तेल उत्पादक राज्य, सबसे पुराना जो तेल उत्पादन के लिए वो लगाई गई थी, तो ये क्या था, आसाम में था। ठीक है, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भागों के ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को कहा जाता है। ठीक है, ताप का, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को कहा जाता है, क्या कहता है, बायोगैस, ज्वारीय, पवन ऊर्जा या भूतापी ऊर्जा। सीधी सी बात है, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से, तो पृथ्वी को भू कहते हैं, और उसके ताप से तो भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, भूतापीय ऊर्जा सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक ताप से, ठीक है, आंतरिक भाग के ताप से ताप का प्रयोग करके उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, विद्युत को क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अणुओं की संरचना को बदलने से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अणुओं की संरचना को बदलने से, ठीक है, अणु की संरचना बदलेंगे तो किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सीधी सी बात है, अणु और परमाणु, ये ध्यान रखिए, अणु परमाणु ध्यान रखिए। आप जानते हैं अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, विज्ञान में आपने पढ़ रखा है। तो अणुओं की जब संरचना बदली जाती है तो उससे प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, परमाणु ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, हो गया। अणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, परमाणु ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के कमेंट का जल्द से जल्द आंसर दूं, और अगर कोई वीडियो बनाने वाली है उसमें किसी टॉपिक पे, तो उसकी वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचाऊँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की सही लंबाई कितनी है। ठीक है, कितनी है ये बताना है। ठीक है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की सही लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। देखो इसका क्या है, जो सही लंबाई है हीरापुर विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की जो टोटल सही लंबाई है वो है 1700 किलोमीटर। कितनी है, 1700 किलोमीटर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1700 किलोमीटर। ठीक है, 1700 किलोमीटर हमारा राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। भारत में पवन ऊर्जा का, ठीक है, पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है भारत में, वो है तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में क्या है, पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र। ठीक है, पवन ऊर्जा तमिलनाडु, याद रखिए। ठीक है, पवन ऊर्जा तमिलनाडु। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे साथ साथ करते रहिए, ताकि आपको क्या हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गैर परंपरागत, ठीक है, परंपरागत नहीं है, नया है। ठीक है, तो गैर परंपरागत, देखो कोयला गैर परंपरागत है, पहले से यूज करते आ रहे हैं। पेट्रोलियम का भी प्रयोग हो रहा है धीरे धीरे काफ़ी समय से। ठीक है, सौर ऊर्जा का प्रयोग पहले नहीं था, अब ज़्यादा करने लगे। प्राकृतिक गैस का प्रयोग भी हम क्या करें, काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन क्या होगा, सौर ऊर्जा का प्रयोग अभी कुछ ही समय से चालू हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यही हमारा क्या राइट आंसर है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है, सौर ऊर्जा। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है, सौर ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट, ठीक है, अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। ठीक है, चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो सीधी सी बात है, जो चट्टानों के अपघटन से बनता है वो है बॉक्साइट। ठीक है, क्या है, बॉक्साइट। ठीक है, क्या बनता है, बॉक्साइट। ठीक है, क्या बनता है, बॉक्साइट। ठीक है, कौन सा खनिज, खनिज की बात करें, खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो चट्टानों के अपघटन से क्या बनता है, बॉक्साइट बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड में स्थित कोडरमा, कोडरमा, ठीक है, कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, झारखंड में अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, कोडरमा, ये नाम याद रखना है, कोडरमा। ठीक है, ठीक है, किस खनिज से अग्रणी उत्पादक, किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है अभ्रक का। ठीक है, क्या है? झारखंड में क्या सबसे ज़्यादा क्या है, अभ्रक खनिज प्राप्त होता है। ठीक है, अभ्रक प्राप्त होता है वहाँ से। ठीक है, कोडरमा। ठीक है,
कोडरमा, कोडरमा में, ठीक है, झारखंड के कोडरमा में, ठीक है, कौन सा अभ्रक। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसमें हम क्या करना है, टिक कर देंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर राइट हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं है। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है, ठीक है, खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है, ठीक है। ये वैसे आपका इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में, तो वह तलछटी चट्टानें, तलछटी चट्टानें आंसर आपका राइट है, ठीक है, ये आपने तैयार कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, ये बताना है, ठीक है। मोनोजाइट में जो खनिज पाया जाता है वो है आपका थोरियम। क्या है, थोरियम। कौन सा है, थोरियम, थोरियम, क्या है, थोरियम। मोनोजाइट, याद रखना, मोनोजाइट में रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विभिन्न खनिजों के उपयोग से बनी चट्टानों से निर्मित है, विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। पूछा गया जा रहा है क्या, भूप्रपट्टी, वायुमंडल, जलमंडल और अंतरिक्ष। तो सीधी विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित क्या है, भूप्रपट्टी, क्या है, भूप्रपट्टी, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, भूप्रपट्टी, ठीक है। ये आपने कर लिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर 4 हो चुका, चैप्टर 5 भी हो चुका है, चैप्टर 6 भी इसी वीडियो में कवर करा देता हूँ आपका, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर, ठीक है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहा जाता है, ठीक है। क्या कहलाया जाता है, विनिर्माण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विनिर्माण, ठीक है। क्या कहा जाएगा, विनिर्माण कहा जाएगा इसको, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर, ठीक है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन को क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग है जिसपे बाकी उद्योग क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, उसके उस पे उसी के बेस पे क्या होता है, बाकी उद्योग निर्भर होते हैं उस पर, ठीक है। डिपेंड का मतलब निर्भर करते हैं। जैसे अगर कोई भी चीज़ बनानी है, आपको कार बनानी, बाइक बनानी है, ट्रेन बनानी, जहाज बनाना है, तो उसके लिए क्या है, लोहा इस्पात उद्योग जरूरी है। जानते हैं ना आप, लोहा अगर नहीं होगा तो कोई भी होगा, नट बोल्ट कुछ भी चाहिए होगा तो आपका किससे बनता है, लोहे से ही बनता है, ठीक है, लोहा और इस्पात। तो हमारा जो आधारभूत उद्योग है वो क्या है, लोहा है, ठीक है। आधारभूत उद्योग कौन सा हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। आधारभूत उद्योग का मतलब ये है कि ऐसा वह उद्योग जिसपे क्या है, बाकी के उद्योग क्या डिपेंड है, ठीक है, डिपेंड है, तो वो क्या कहलाता है, आधारभूत उद्योग कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन भी ए हो जाएगा इसका भी राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो देखो चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, ठीक है, चूना पत्थर, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और पटसन, ये तो दोनों कपड़ा, ये भी नहीं होगा, चीनी भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीमेंट, ठीक है, चूना पत्थर सीमेंट, ठीक है। तो सीमेंट में चूना पत्थर लगता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित क्वेश्चन है, और निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, ठीक है, कौन सी कंपनी या कौन सी एजेंसी, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका बी, सेल। कौन कराती है, सेल क्या कराती है, सेल, SAIL, ठीक है। ये क्या कराती है, ये स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, कौन, सेल, ठीक है। सेल क्या करती है, स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, ठीक है। बॉक्साइट किस कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, कौन करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, एल्यूमिनियम उद्योग, क्योंकि बॉक्साइट से क्या होता है, एल्यूमिनियम बनता है, ठीक है।
ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट साइंस में भी मैं पढ़ा चुका हूँ कई बार बच्चों ने, अगर आपने वीडियो देखी साइंस की तो आपको पता होगा, साइंस में आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा होगा, मैंने बता भी रखा है डिटेल में, ठीक है। तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए होता है, ठीक है। उद्योग कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम उद्योग, ठीक है, या एल्यूमिनियम प्रगलन, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया, ऑप्शन ए हमारा राइट है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, ठीक है। दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, ठीक है, उद्योग दूरभाष। तो क्या है, स्टील, एल्यूमिनियम प्रगलन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और प्रौद्योगिकी। दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, तो सीधी सी बात है, ये कौन करेगा, सूचना और प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कौन करेगा, इन दोनों में से आपका देखो इलेक्ट्रॉनिक्स करेगा, क्योंकि दूर संयंत्र निर्मित करता है, संयंत्र की बात कर रहा है, ठीक है, मशीनें बनाता है, तो मशीनें कौन बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषि के बाद किस उद्योग ने सबसे अधिक रोजगार प्रदान किया। कृषि के बाद, ठीक है, कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान किया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग, ठीक है। कृषि के बाद जो दूसरा उद्योग है वो क्या है, वस्त्र उद्योग है, जिसने क्या करा, सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करा, ठीक है, वस्त्र उद्योग, ठीक है। कौन सा, वस्त्र उद्योग, राइट आंसर हमारा, इसको आपने टिक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व में पटसन तथा पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। पटसन और पटसन से निर्मित जो माल है उसका उत्पादक देश कौन है, तो उसका उत्पादक देश कौन सा, अपना देश भारत, ठीक है। भारत सबसे बड़ा इसका क्या है, पटसन का पटसन और पटसन से निर्मित माल का उत्पादक देश है, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा पटसन होता है, ठीक है, भारत में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र के उद्योग की भागीदारी बढ़ गई, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र की भागीदारी बढ़ गई, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो इसमें उद्योगों की भागीदारी बढ़े, तृतीयक उद्योग जो है, ठीक है, तीसरे तृतीयक उद्योग है, इनकी भागीदारी बढ़ रही है, ठीक है। किसकी बढ़ी है, तृतीयक उद्योग की, ठीक है। तो इसके साथ ही आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन में। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश जूट उद्योग में भारत को कड़ी चुनौती दे रहा है, जूट उद्योग में, ठीक है, जूट उद्योग में कोई कौन सा देश है जो भारत को क्या कर रहा है, कड़ी चुनौती दे रहा है, तो उसका आंसर है बांग्लादेश। भारत से ही लगा हुआ देश है बांग्लादेश, ठीक है, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। जूट उद्योग में भारत को चुनौती दे रहा है, ठीक है, तो कौन सा है, बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोलकाता पत्तन पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए निम्नलिखित में से पत्तनों में से किसका विकास किया गया, ठीक है। पत्तनों में से किसका विकास किया गया, तो इसका है हल हल्दिया का, किसका किया, हल्दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हल्दिया का विकास किया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्रोत है, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सबसा कौन सबसे प्रमुख स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भारत, BHEL, ठीक है। उसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ठीक है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड, और व्यवसाय प्रक्रिया बढ़ोतरी, BPO। ये आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका BPO का होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस आधार पर विभाजित किए गए, ठीक है। तो ऑप्शन ए रोजगार की शर्तों पर, ऑप्शन बी आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव पर, ऑप्शन टी उद्यमों के स्वामित्व पर, और ऑप्शन डी है उद्यम में से नियोजित श्रमिकों की संख्या पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उद्यमों के स्वामित्व पर, ठीक है। उद्यमों के स्वामित्व पर क्या किया गया, आपका सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को स्थापित किया गया, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। कौन किसका मालिक है, प्राइवेट सेक्टर के मालिक है तो प्राइवेट सेक्टर में आएंगे वो,
और बाकी निजी है तो सरकारी है तो गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7। चैप्टर 7 भी इसी वीडियो में मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो टोटल 2 वीडियो में हमारा क्या होगा, सारी वीडियो सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैप से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, चैनल पर अपलोड कर दी। अगर आपने नहीं देखी तो मैप लिखकर आप सर्च बॉक्स में मैप लिखिए और आगे चैनल का नाम डाल दीजिए, तो आपको सारी इंपॉर्टेंट मैप की वीडियो मिल जाएंगी और आप अच्छे से उनको देख कर अपनी तैयारी कर लीजिए। चलो अब बढ़ता हूँ आगे। तो पहला क्वेश्चन है, चैप्टर 7 है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। पार्ट का नाम है आपका जो पार्ट 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इनके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है। तो सबसे मुख्य साधन क्या है, सड़क परिवहन है भारत में, ठीक है। कौन सा है, सड़क परिवहन। कौन सा है, सड़क परिवहन। ज़्यादातर क्या होता है, सड़कों से ही हमारा क्या होता है, आना जाना होता है ना। तो सड़क परिवहन इसका राइट आंसर है, ठीक है। प्रमुख जो का है, प्रमुख है, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को जिस नाम से जाना जाता है वह है। तो जिस नाम से जाता है तो जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, NH1 जिसे कहते हैं, NH1 को किस नाम से जाना जाता है, शेरशाह सूरी मार्ग से, ठीक है। NH1 को किस नाम से जाना जाता है, शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, शेरशाह सूरी। आगे बढ़ता हूँ। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज, चतुर्भुज महाराजमार्ग। तो राजमार्ग है, तो राजमार्ग का मतलब क्या है, वो आपका क्या होगा, सड़क होगी, ठीक है, सड़क परिवहन से। तो इसमें कर देंगे हम सीधे सड़क परिवहन, ठीक है। तो क्लियर है, राजमार्ग जहाँ भी आ जाए तो समझ लो उसका मतलब सड़क से संबंध है, ठीक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सीमा सड़क का गठन किया गया था, ठीक है, सीमा सड़क का गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सन 1960 में। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन 60 हो जाएगा ए, सन 1960 में, ठीक है। तो आपने क्या करना, अच्छे से तैयार कर लेना इनको। आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका वो है सिलचर पोरबंदर, ठीक है। जो सिलचर और पोरबंदर है वो किससे जुड़े हैं, पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, ठीक है। तो भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, कब चलाई गई थी, ऑप्शन दिए हैं 1853 में, 1857 में, 1863 में और 1872 में। तो राइट आंसर जो है इसका वो है 1853 में। सन 1853 में क्या हुआ था, ट्रेन चलाई गई थी भारत में, ठीक है। पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, सन 1853 में, सन 1853, ठीक है। सन 1853 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई, ठीक है, किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी। तो इसका आंसर है आंसर बी, ऑप्शन बी, मुंबई और थाने के बीच में, ठीक है, मुंबई और थाने के बीच में, मुंबई और थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी भारत में चलाई गई कब, 1853 में, ठीक है। 1853 में मुंबई और थाने के बीच पहली रेलगाड़ी भारत में चलाई गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के बाद। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, देरी को घटाता है, ठीक है, ठीक है। वाहनांतरण मतलब बार बार गाड़ी बदलने को, ठीक है, और देरी को घटाता है, क्या कह रहा, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन और पाइपलाइन, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से आपको बताना। जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन में क्या होता है, वाहनांतरण को की हानियों को और देरी को घटा देता है। कौन करता है, पाइपलाइन, ठीक है। पाइपलाइन क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्या करता है, परिवहन की गति को बढ़ा देता है, तीव्र कर देता है, ठीक है, और गाड़ियाँ बदलने की जरूरत नहीं होती इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, ठीक है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर से नहीं जुड़ा है। तो इसमें जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। कौन सा है, हमारा महाराष्ट्र जो राज्य है वो कौन किससे नहीं जुड़ा है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया, महाराष्ट्र ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इनमें से कौन सा पत्तन, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो कि अंतः स्थलीय तथा
अधिकतम गहराई का पतन है, यह पूर्ण पूर्ण सुरक्षित है। ठीक है, यह पूर्ण सुरक्षित। तो कौन सा पत्तन है ऐसा जो पूर्वी तट से जुड़ा हुआ है? तो पूर्वी तट से जुड़ा हुआ इस पर स्थित, पूर्वी तट पर स्थित है का है, तो वो है विशाखापट्टनम। ठीक है, कौन सा है? विशाखापट्टनम। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? विशाखापट्टनम। ये हमारा क्या है? राइट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ लीजिए। वह पत्तन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, पत्तन कहाँ? पूर्वी तट पर स्थित है, और अंतःस्थलीय वो अधिकतम गहराई का पत्तन है। ठीक है, इसको कहेंगे विशाखापट्टनम कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिए हैं, आपको कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और बता भी दिए जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और इसी के साथ आप लोगों को बोर्ड पेपर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अभी से मेहनत करते रहिए और अच्छे नंबर लाइए, और अभी से आपको क्या है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं बोर्ड पेपर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।